नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। आज हम 12th के स्टूडेंट्स के लिए फिजिक्स से रिलेटेड वीडियो लेकर आए हैं। इस वीडियो में हम 6th चैप्टर विद्युत चुंबकीय प्रेरण से संबंधित एक महत्वपूर्ण टॉपिक हेनरी एम फैराडे के प्रयोग लेकर आए हैं। इस वीडियो में हम जोसेफ हेनरी और माइकल फैराडे के द्वारा विद्युत चुंबकीय प्रेरण से संबंधित कुछ प्रयोग किए गए थे, उन प्रयोगों को यहां पर समझेंगे, उनके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। उन प्रयोगों से प्राप्त जो निष्कर्ष है उनकी आज के इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं, उनको समझने वाले हैं। विद्यार्थियों, यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको आगे की वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। बिना किसी देरी के आज के अपने टॉपिक हेनरी एम फैराडे के प्रयोग की ओर बढ़ते हैं। देखिए, ये जो प्रयोग है वो विद्युत चुंबकीय प्रेरण से संबंधित है। प्रयोग किससे संबंधित है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण से रिलेटेड है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना को समझने के लिए इन प्रयोगों को किया गया। विद्युत चुंबकीय प्रेरण से संबंधित है ये एक्सपेरिमेंट। ओके, अब देखिए, ये जो प्रयोग हैं वो दो वैज्ञानिकों के द्वारा किए गए और दोनों के द्वारा अलग अलग स्थानों पर सेपरेट किए गए, जोसेफ हेनरी और माइकल फैराडे। ध्यान देना, जोसेफ हेनरी के द्वारा भी किए गए, साथ में माइकल फैराडे। कई बुक्स में विद्युत चुंबकीय प्रेरण से संबंधित जो एक्सपेरिमेंट है उसका श्रेय माइकल फैराडे को जाता है। किसे जाता है? माइकल फैराडे को जाता है। बट जो अपनी एनसीईआरटी की पाठ्यपुस्तक है उसमें दोनों वैज्ञानिकों के बारे में बता रखा है, तो मैंने भी यहां पर हेडिंग में भी डाला है हेनरी एवं फैराडे के प्रयोग। अब देखिए, ये जो प्रयोग है वो विद्युत चुंबकीय प्रेरण से संबंधित है। और विद्युत चुंबकीय प्रेरण में हमने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि हमने 4th चैप्टर के अंदर पढ़ा है ओरस्टेड के प्रयोग। क्या पढ़ा है? ओरस्टेड के प्रयोग। देखिए, ओरस्टेड के द्वारा एक प्रयोग किया गया था, उसमें हमने देखा था कि जब किसी तार से विद्युत का प्रवाह होता है, जैसे ये कोई परिपथ है और जब इसमें से विद्युत का प्रवाह होता है तो उसके पास में रखी जो चुंबकीय सुई है उसमें विक्षेप आता है। ठीक है, जब इसमें से करंट फ्लो होती है तो इस चुंबकीय सुई के अंदर विक्षेप ओरस्टेड के द्वारा देखा गया था। तो यहां पर यह देखा गया था कि जब किसी चालक से विद्युत का प्रवाह होता है, जब किसी चालक से धारा का प्रवाह होता है तो उस चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र क्रिएट हो जाता है। यह देखा गया था ओरस्टेड के द्वारा। हमने 4th चैप्टर गतिमान आवेश एवं चुंबकत्व में समझा था कि जब किसी, जैसे ये हमारे पास में कोई चालक है, इसमें से धारा का प्रवाह होता है तो इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र क्रिएट हो जाता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ये हमने देख लिया था। तो यहां पर हमने ये देखा था कि धारा से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। धारा से क्या उत्पन्न होता है? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो इसका ठीक अपोजिट सोचा ये जो हमने वैज्ञानिक लिए हैं जोसेफ हेनरी और माइकल फैराडे, इन्होंने ठीक इसका अपोजिट सोचा। मतलब देखो, माइकल फैराडे ने और जोसेफ हेनरी ने ये सोचा कि जैसे ओरस्टेड ने धारा से चुंबकीय क्षेत्र क्रिएट किया, ठीक उसी प्रकार से क्यों ना चुंबकीय क्षेत्र से धारा उत्पन्न की जाए। इसके लिए इन्होंने प्रयोग किए और माइकल फैराडे ने अपने प्रयासों में ये देखा था कि इन्होंने क्या किया कि एक कुंडली ली। इन्होंने एक कुंडली ली और उस कुंडली से धारा मापी जोड़ रखा था। ठीक है, और उसके पास में कोई चुंबक भी थी, चुंबकीय क्षेत्र भी था, क्योंकि वो चुंबकीय क्षेत्र से ही क्या क्रिएट कर रहे थे?
धारा उत्पन्न करना चाह रहे थे, तो उन्होंने प्रयोग जितनी बार मतलब इनको स्थिर रखकर कर रहे थे, तब वो प्रैक्टिकल हो ही नहीं पा रहा था। प्रयोग है मतलब इस चुंबक से धारा बन नहीं पा रही थी। लेकिन उन्होंने एक बार मतलब ऐसा सोचा कि ये होगा ही नहीं, ये पॉसिबल नहीं है, तो उन्होंने क्या किया, इनको फेंकने का प्रयास किया कि भाई इसको जैसे ही यहां से चुंबक उठाकर फेंका कि भाई चलो इसको फेंक देते हैं, अब कुछ नहीं होगा, एक्सपेरिमेंट होगा ही नहीं, हार मान ली। तो जैसे ही उन्होंने इस चुंबक को खींचा तो इस धारामापी के अंदर विक्षेप प्राप्त हो गया। तो ये अंतिम जो प्रयास था, एक तरीके से वो निराशा जब आ गई, तब इनके हाथ ये सफलता लगी। उन्होंने देखा कि जैसे ही चुंबक गति करती है, धारामापी में विक्षेप प्राप्त हो जाता है, इस सर्किट में से विद्युत का प्रवाह हो जाता है। ठीक है, ये उन्होंने मतलब लास्ट अंतिम समय में जब उनको निराशा हाथ लग गई, चुंबक को जब वो फेंक रहे थे, तब ये सफलता हाथ लगी। अब इसको हम डिटेल से पढ़ेंगे। फिर उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को आगे बढ़ाया, कैसे कैसे किसी चुंबक के द्वारा या किसी चुंबक के क्षेत्र के द्वारा विद्युत धारा या विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो सकता है, उसके बारे में इस प्रैक्टिकल में आज के इस वीडियो में समझने वाले हैं। आप यहां पर देखें, इन प्रयोगों को समझने के लिए हमें कुछ चीजें समझनी होगी। एक तो हमें समझना होगा धारामापी क्या होता है। धारामापी, वैसे हम धारामापी के बारे में भी पढ़ चुके हैं, चौथे चैप्टर में ही हमने पढ़ा है कि देखिए दिखने में धारामापी इस तरीके का होगा, इस तरीके का आपने भी देखा होगा। एक इस तरीके की संरचना, इसमें दो टर्मिनल होते हैं यहां पर, जिनसे दो तार जुड़े होते हैं। इसके अंदर यहां पर लिखा होता है 0, इधर 10, 20। अपने जो प्रैक्टिकल में यूज आने वाले धारामापी है उसमें बीचों बीच 0 लिखा होता है, और ये इस तरीके से आपने देखा होगा, इस तरीके का उपकरण होता है, धारामापी होता है। और यहां पर मोस्टली में जी लिखा मिलेगा आपको, धारामापी जिसे हम अंग्रेजी में गैल्वेनोमीटर कहते हैं, जी लिखा मिलेगा। दिखने में इस टाइप का होता है। अब ये क्या करता है, जब इसमें से धारा प्रवाहित होती है तो उसका पता लगा लेता है कि धारा बह रही है या नहीं बह रही। जैसे करंट इधर बह रही है, इस डायरेक्शन में बह रही है करंट, तो इस धारामापी के अंदर ये एक संकेतक लगा होता, उसमें एक तरफ विक्षेप आएगा। धारा की दिशा बदल जाएगी तो दूसरी तरफ विक्षेप आएगा। और जब धारा बह रही है, धारा शून्य है, तो विक्षेप भी शून्य पर रहेगा, धारामापी में कोई विक्षेप नहीं आएगा। एक तो ये वाला जो टॉपिक है, ये हमारे इन एक्सपेरिमेंट में यूज में आने वाला है। इसके साथ में थोड़ा सा अपन को समझना होगा परिनालिका के बारे में। देखिए हमने चौथे चैप्टर के अंदर ही परिनालिका के बारे में पढ़ा है। परिनालिका क्या होती है, एक खोखला कुचालक बेलन होता है। बेलन कैसा है, खोखला है, कुचालक बेलन है, और उसके ऊपर विद्युत रुद्ध तांबे के तार लिपटे होते हैं। विद्युत रुद्ध तांबे के तार लिपटे होते हैं। इस तरीके से विद्युत रुद्ध तांबे के तार लिपटे होते हैं। इस तरीके से होंगे, ओके। इस तरीके से विद्युत रुद्ध तांबे के तार इसके ऊपर लिपटे होंगे। एक खोखला कुचालक बेलन होता है जिस पर एक समान रूप से तांबे के तार लिपटे होते हैं, जिनके ऊपर पॉलिश की हुई होती है। अब इनकी वजह से क्या होता है, यहां पर चुंबकीय क्षेत्र क्रिएट होता है। इस परिनालिका के अंदर, इसके आंतरिक भाग में एक चुंबकीय क्षेत्र क्रिएट होता है। क्या उत्पन्न होगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, और अंदर भी होता है, इस तरीके से होगा। चुंबकीय क्षेत्र इसके अंदर भी होगा, ऐसे बाहर भी होगा तो अंदर भी होगा।
ऐसे इसकी डायरेक्शन को हम इस तरीके से दिखा सकते हैं। तो इस तरीके से चुंबकीय क्षेत्र होता है और परिनालिका के अंदर होता है। ये इस तरीके से तार लिपटे होते हैं, ये तार इस तरीके से लिपटे होंगे। ओके, इस तरीके से तार लिपटे होंगे। परिनालिका अपने पास में है, यह आपको समझ में भी आ जानी चाहिए, क्लियर हो जाना चाहिए। ओके, क्लियर हो जाना चाहिए यहां तक। तो परिनालिका क्या करती है? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। परिनालिका की अक्ष पर, परिनालिका के अंदर एक समान चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। अब आगे बढ़ते हैं, इन प्रयोगों को समझ लेते हैं। पहला प्रयोग क्या है? हेनरी और फैराडे के द्वारा किए गए विद्युत चुंबकीय प्रेरण से संबंधित जो प्रयोग है, उनमें पहला प्रयोग, पहले प्रयोग में इन्होंने लिया एक विद्युत परिपथ और एक ली चुंबक। पहले तो क्या लिया इन्होंने? एक विद्युत परिपथ लिया और एक चुंबक ली। देखिए मैं इसको समझा देता हूं कि इन्होंने विद्युत परिपथ के अंदर एक कुंडली लगी हुई थी। क्या लगी हुई थी? विद्युत परिपथ में इस तरीके से एक कुंडली लगी हुई है, ऐसे, और उस कुंडली के अंदर लगा हुआ है धारा मापी। उस कुंडली के अंदर क्या लगा हुआ है? धारा मापी लगा हुआ है। इस तरीके से ये धारा मापी है, इसमें शून्य विक्षेप इस तरीके से दिखा सकते हैं। ये हमारे पास में एक परिपथ है। क्या है? परिपथ, विद्युत परिपथ। और इस परिपथ के साथ में हम लेते हैं एक चुंबक। क्या ली जाती है? एक चुंबक ली जाती है। इस तरीके से एक चुंबक ली गई, इसमें ये उत्तरी ध्रुव है और ये दक्षिणी ध्रुव है। ठीक है, इससे आप एक बार समझ लें कि पहले प्रयोग के अंदर दो चीजें ली गई, एक तो विद्युत परिपथ, और उस विद्युत परिपथ के अंदर देखो विद्युत परिपथ कैसा है। उस विद्युत परिपथ के अंदर दो चीजें लगी हुई है। एक तो लगी हुई है कुंडली, जिसे आप परिनालिका भी कह सकते हैं, और दूसरा उसमें लगा हुआ है धारा मापी। एक विद्युत परिपथ लिया गया जिसमें एक कुंडली और एक धारा मापी जुड़ा था, और दूसरा पार्ट है इसमें चुंबक ली गई। क्या ली गई? चुंबक ली गई। अब देखो प्रयोग क्या है, ये तो इसकी प्रायोगिक व्यवस्था है, जो उपकरण हमारे पास में है वो तो मैंने दिखा दिया। अब प्रैक्टिकल कैसे है उसे आप समझ ले में कि प्रैक्टिकल इस तरीके से है कि इस चुंबक को गति करवाया जाता है। इस चुंबक को क्या करवाते हैं? गति करवाते हैं। और जैसे ही गति करवाते हैं तो ये चुंबक इसके पास में आती है। ये जो आपके पास में धारा मापी है, इसमें विक्षेप प्राप्त होता है। धारा मापी के अंदर क्या प्राप्त होता है? विक्षेप प्राप्त होता है। एक तरफ विक्षेप आता है। जैसे ही चुंबक गति करती है तो धारा मापी में क्या आता है? विक्षेप आता है। क्यों आता है? उसके पीछे का रीजन आप समझ लीजिए कि चुंबक से चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बाहर निकलती है। चुंबक से क्या बाहर निकलती है? चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बाहर निकलती है। तो ये जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं वो इस कुंडली में से भी होकर जाएगी, इस कुंडली में से भी होकर गुजरती है। ये जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं वो इस कुंडली में से भी होकर गुजरती है। तो इस तरीके से ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं। अब देखो इस एक्सपेरिमेंट को समझें कि जब ये चुंबक दूर थी और जैसे ही इसके इस चुंबक के एन सिरों को इसके पास में लाते हैं तो इस कुंडली में से गुजरने वाली चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या में बदलाव आता है। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या में बदलाव आता है तो धारा मापी में विक्षेप प्राप्त होता है। तो यहां पर धारा का उत्पन्न होने का जो कारण अपन को दिखाई दिया वो क्या है? चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या में परिवर्तन। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की
संख्या में परिवर्तन, और कुंडली के अंदर होता है संख्या में परिवर्तन के कारण। और ये किस में हो रहा है? कुंडली में। किस में हो रहा है? कुंडली में या परिपथ में आप कह सकते हैं। परिवर्तन के कारण क्या उत्पन्न होता है? धारा उत्पन्न होती है। धारा उत्पन्न होती, ये पहले प्रैक्टिकल में, पहले प्रयोग में देखा गया, ये बात देखी गई। ठीक है, ये देखा गया। अब आप देखें, इसको थोड़ा सा और बारीकी से मैं आपको समझाता हूं, छोटे छोटे डायग्राम के जरिए समझा देता हूं मैं कि ये हमारे पास में इस तरीके से परिपथ है। थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं। इस तरीके से परिपथ है, इसमें ये धारा मापी लगा हुआ है, और यहां पर ये अपने पास में चुंबक है, इसका एन सिरा है। जैसे ही चुंबक के एन सिरे को इसके पास में लाते हैं, देखिए चुंबक के एन सिरे को कुंडली के पास में लाएंगे, नजदीक आता है, तब इसके अंदर विक्षेप प्राप्त होता है। या इसमें पहली कंडीशन में ये ले लेता हूं कि इसकी जो वेलोसिटी है वो 0, तो इसमें कोई विक्षेप भी प्राप्त नहीं होता है, इसमें से विद्युत का प्रवाह नहीं होता है, धारा प्रवाहित ही नहीं होगी। दूसरी स्थिति देखें पहले ही प्रयोग की, ये हमारे पास में चुंबक है, और इस चुंबक के एन सिरे को इसके नजदीक लाते हैं। एन सिरा इधर गति कर रहा है, जैसे एन सिरा गति करता है तो इसमें से गुजरने वाली चुंबक की क्षेत्र रेखाओं की संख्या में बदलाव आता है, जिससे धारा मापी में एक तरफ विक्षेप प्राप्त होता है। धारा मापी में क्या होगा? एक तरफ विक्षेप आएगा। अब क्या करें? धारा मापी, ये जो चुंबक है इसको ले जाते हैं दूर, इस चुंबक को क्या कर देते हैं? दूर ले जाते हैं। अब की बार हम इस कुंडली से एन सिरा दूर ले जाते हैं, एन सिरा क्या कर देते हैं? दूर। तो पहले जिधर विक्षेप आ रहा था उसकी अपोजिट डायरेक्शन में विक्षेप आता है। पहले देखिए विक्षेप इधर आ रहा था, अब विक्षेप की डायरेक्शन बदल गई, इट मीन्स धारा की डायरेक्शन बदल गई। भाई पहले इधर ऐसे धारा बह रही थी, तो अब इसमें अपोजिट डायरेक्शन में विद्युत का प्रवाह होता है, धारा की डायरेक्शन चेंज हो जाती है। एन सिरा पास में आ रहा था तो एक तरफ धारा बह रही थी, एन सिरा दूर जा रहा है तो दूसरी तरफ धारा का प्रवाह होता है। मतलब चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या बढ़ रही थी तो एक तरफ धारा, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या घट रही थी तो दूसरी तरफ धारा बहती है। ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए, समझ आ जाना चाहिए। अब हम क्या कर रहे हैं, इसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। मैं यहां पर क्या कर देता हूं, अपने पास में जो कुंडली है उसके नजदीक एस सिरा लेकर आता हूं। अब की बार कौन सा सिरा लेकर आ रहे हैं? एस सिरा लेकर आ रहे हैं। देखो एन सिरा लेकर आ रहे थे तो इधर विक्षेप आ रहा था, एस सिरा लेकर आते तो अपोजिट डायरेक्शन में विक्षेप प्राप्त होगा। इन चीजों को क्लियर कर लीजिए कि एन सिरे को पास में लाने पर और एस सिरे को पास में लाने पर जो विक्षेप है उसकी डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट हो जाती है, एक दूसरे के क्या हो जाती है? अपोजिट हो जाती है। तो इस तरीके से विद्युत का प्रवाह होता है, ये आपको समझ आ जाना चाहिए, क्लियर हो जाना चाहिए। तो किसी कुंडली को तो हमने स्थिर रख लिया जिसमें एक धारा मापी लगा हुआ है, और चुंबक को पास लाने पर या दूर ले जाने पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या में बदलाव आता है, जिससे उस परिपथ के अंदर विद्युत धारा प्रवाहित होती है, धारा का प्रवाह देखने को मिलता है। दूसरा एक्सपेरिमेंट क्या है? देखिए दूसरा प्रयोग क्या है। दूसरे प्रयोग के अंदर दो परिपथ लेते हैं। कितने परिपथ लेते हैं? दो परिपथ। हमारे पास में पहला परिपथ है इस तरीके से, जिसमें एक कुंडली लगी होती है और एक धारा मापी लगा होता है। ये तो जी है, ये कुंडली है, और इसको हम कहते हैं प्राथमिक परिपथ। इसे क्या कहा जाता है? प्राथमिक परिपथ कहा जाता है। अब इस प्राथमिक परिपथ के अलावा एक और परिपथ लेते हैं जिसमें एक
कुंडली, इस तरीके से तो कुंडली लगी हुई है, और इस तरीके से एक बैटरी लगी हुई है। इस बैटरी की वजह से धारा का प्रवाह हो रहा है, इसमें इसका प्रवाह हो रहा है, धारा का प्रवाह हो रहा है, और इसकी धारा बहने की वजह से यहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो क्रिएट होती है। इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उत्पन्न होती है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं उत्पन्न होती है, वो इस तरीके से जा रही है, ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है। ओके, तो अब देखो क्या है, इतना आपको समझ में आ गया। अब इस पूरी की पूरी जो द्वितीयक परिपथ है, इसको हम क्या कह रहे हैं, द्वितीयक परिपथ, और इस द्वितीयक परिपथ को हम गति करवाते हैं। द्वितीयक परिपथ को हम क्या करवाते हैं, गति करवाते हैं, इसको वेग प्रदान करते हैं। पहला काम तो ये जो द्वितीयक परिपथ है ना, वो एक चुंबक की भांति काम करता है। हम जानते हैं कि जब किसी कुंडली में से विद्युत का प्रवाह होता है तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं उत्पन्न होती है। क्या उत्पन्न होगी, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। तो ये जो प्राथमिक परिपथ है, इसके द्वितीयक परिपथ है, इसमें उत्पन्न जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं है वो प्राथमिक परिपथ में से भी होकर गुजरती है। और जब इस परिपथ को, पूरी द्वितीयक परिपथ को, इसको स्थिर रखते हुए इसको इधर गति करवाएंगे तो इसमें से गुजरने वाली जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है उनकी संख्या में बदलाव आएगा, और उनकी संख्या में बदलाव आने के कारण से इसमें धारा का प्रवाह होगा, इसमें विद्युत का प्रवाह होगा। और जैसे विद्युत का प्रवाह इस डायरेक्शन में हो रहा है, धारामापी में विक्षेप इस तरीके से आ रहा है। इसके अलावा आप देखें, यदि आप इस द्वितीयक परिपथ को दूर ले जाते हैं, द्वितीयक परिपथ को क्या कर देते हैं, दूर ले जाते हैं, तो दूर ले जाएंगे या धारा की डायरेक्शन इसमें चेंज कर देंगे। आपके पास में अलग अलग ऑप्शंस हैं, इस तरीके से इस एक्सपेरिमेंट को समझ सकते हैं। अब आप इसमें से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं स्थिर रखने पर इस तरीके से गुजर रही है, और अब की बार यदि इसको दूर ले जाएंगे तो पहले से अपोजिट डायरेक्शन में विक्षेप प्राप्त होगा। देखो वैसा का वैसा, ये पास ला रहे थे तो एक तरफ विक्षेप आ रहा था, और इसको दूर ले जा रहे हैं तो अपोजिट डायरेक्शन में विक्षेप आएगा। यहां से आप इस बैटरी के सिरों को चेंज कर देंगे तो इसमें से बहने वाली धारा की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, धारा की डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी। तो ये दूसरा जो प्रयोग है उसमें क्या है, दो परिपथ लेते हैं। प्राथमिक परिपथ में एक कुंडली, एक धारामापी लगा होता है। द्वितीयक परिपथ के अंदर कुंडली के साथ में एक सेल लगा होता है। ये दो परिपथ है। प्राथमिक परिपथ को स्थिर रखते हुए द्वितीयक परिपथ को गति करवाते हैं। तो जैसे जैसे गति होती है तो इसमें से गुजरने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की संख्या में बदलाव होता है, जिसके कारण से प्राथमिक परिपथ के धारामापी में विक्षेप दिखाई पड़ता है। ठीक है, कुंडली को दूर ले जाने पर विक्षेप की डायरेक्शन चेंज हो जाती है। कुंडली में से बहने वाली धारा की डायरेक्शन को चेंज करने पर भी विक्षेप की डायरेक्शन चेंज हो जाती है। इसे आप क्लियर कर लेवे, समझ लेवे। फिर देखें, आगे बढ़ते हैं। तीसरा जो प्रयोग है इसमें भी दो परिपथ हैं। तीसरे प्रयोग में भी कितने परिपथ हैं, दो परिपथ हैं। इसको हम कहते हैं प्राथमिक परिपथ। इसे क्या कहा जाता है, प्राथमिक परिपथ कहा जाता है। इसमें एक धारामापी और एक कुंडली, ये अपना है प्राथमिक परिपथ। प्राथमिक परिपथ है ये। और इसके साथ में ही ये हमारे पास में है द्वितीयक परिपथ, और इस द्वितीयक परिपथ में एक सेल और एक कुंजी लगी हुई है। एक सेल लगा है, एक कुंजी लगी हुई। अब की बार हमने यहां पर कुंजी भी ली है। डॉट डालने, इसमें देखो अभी धारा नहीं बह रही, जैसे ही डॉट लगाएंगे कुंजी लगाने पर, कुंजी क्या कर दें, लगा रहे होते हैं, लगाते हैं, तो उस स्थिति में धारा का जो मान है, धारा का जो मान है वो 0 से आई होता है, बढ़ता है। धारा का मान भाई एकदम से तो सीधा तो आई होता नहीं है, 0 से स्टार्ट होकर आई तक जाता है।
धारा का मान धीरे धीरे बढ़कर, मतलब इसमें अल्प समय लगता है, लेकिन सीधा आई नहीं होता, 0 से आई होने में अल्प समय लगता है। धारा का मान 0 से आई होता है। तो देखिए इस कुंडली में उत्पन्न जो चुंबकीय क्षेत्र है, कुंडली में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, वो भी 0 से B तक होता है। देखो मेरी बात को सुनना, इस कुंडली में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र हमने पढ़ लिया है। किसी परिनालिका की अक्ष पर जो चुंबकीय क्षेत्र है उसकी वैल्यू होती है μ0 तो जैसे जैसे धारा की वैल्यू बढ़ती है, चुंबकीय क्षेत्र भी वैसे वैसे ही बढ़ता है। ये 0 से I होता है तो चुंबकीय क्षेत्र भी 0 से B होता है। दोनों एक साथ में चलते हैं, पैरेलल चलते हैं। धारा जैसे जैसे बढ़ती है तो चुंबकीय क्षेत्र भी वैसे वैसे ही बढ़ता जाएगा। अब चुंबकीय क्षेत्र के मान में परिवर्तन हो रहा है, यहां से आपको दिखाई दे रहा है, इसके मान में परिवर्तन हो रहा है। चुंबकीय क्षेत्र में जब परिवर्तन होता है, में परिवर्तन से धारा उत्पन्न होती है। दूसरे वाले परिपथ में परिवर्तन से प्राथमिक परिपथ में धारा उत्पन्न होती है। प्राथमिक परिपथ के अंदर क्या होगा? प्राथमिक परिपथ में धारा उत्पन्न होती है, धारा उत्पन्न होती है विद्यार्थी। तो जब इसमें से जैसे ही डॉट डालेंगे तो यहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जाएगी और यहां से जाने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की वजह से इसमें परिवर्तन आएगा और इसमें एक तरफ विक्षेप आएगा। ओके, अब डॉट हटा रहे होते हैं। अब की बार क्या करें, हम डॉट हटाएं, दोनों काम होते हैं, डॉट लगाएंगे भी और डॉट हटाएंगे भी। और जैसे ही डॉट आप हटाओगे तो इसका ठीक अपोजिट वाला काम होगा कुंजी को हटाने पर। अब की बार आप क्या कर रहे हैं, कुंजी हटा रहे हैं। तो कुंजी हटाओगे तो क्या होगा, कुंजी हटाने पर धारा का जो मान है वो I से घटकर 0 हो जाएगा। I से कम होता होता कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। धारा का मान I से 0 होगा तो जो चुंबकीय क्षेत्र है उसके मान में भी परिवर्तन आएगा, B से 0 हो जाएगा। जब चुंबकीय क्षेत्र के मान में कमी आती है तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या में कमी आएगी और उसके कारण से डॉट हटाने वाली स्थिति में धारा की जो डायरेक्शन है वो अपोजिट हो जाती है। तो देखिए पहले, दूसरे, तीसरे प्रयोग में हमने धारा उत्पन्न की बिना किसी, देखो इनको एक बार समझ ले वे, ये हमारा पहला प्रयोग है। ये हमारा क्या है, पहला प्रयोग है। इस पहले प्रयोग के अंदर क्या इस सर्किट के अंदर कोई विद्युत वाहक बल का स्रोत लगा हुआ है? तो इसका आंसर है नहीं। इसमें कोई सेल नहीं लगा हुआ, कोई बैटरी नहीं लगी हुई जिसकी वजह से विद्युत का प्रवाह हो, लेकिन फिर भी धारा उत्पन्न हो रही है। तो इस घटना को हम कहते हैं प्रेरण। क्या कहते हैं, प्रेरण। बिना किसी ऊर्जा के स्रोत के इसमें से धारा प्रवाहित करवा रहे हैं। तो ये जो प्रेरण है वो किस वजह से क्रिएट हुआ, इस चुंबक को पास लाने पर या दूर ले जाने पर। ऐसा होने पर क्या होता है, इस कुंडली से रिलेटेड जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है उनकी संख्या में बदलाव आता है और उनकी संख्या में बदलाव आएगा तो इस परिपथ में धारा उत्पन्न होती है। ओके, दूसरे प्रयोग में हमने क्या देखा कि ये जो द्वितीयक परिपथ है उसमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है और वो जो चुंबकीय क्षेत्र है वो दूसरी कुंडली का चुंबकीय क्षेत्र वो पहली कुंडली से भी संबद्ध हो जाता है। उसमें से भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गुजरती है और उनमें से गुजरने के कारण से पहले परिपथ में भी धारा उत्पन्न हो जाती है। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या में परिवर्तन के कारण से धारा उत्पन्न होती है। तीसरा जो अपना प्रयोग है इसके अंदर भी सिमिलर टाइप का मामला है। अब की बार इस परिपथ को हम गति नहीं करवा रहे, स्थिर है, लेकिन डॉट लगाने पर या हटाने पर धारा के मान में वृद्धि या कमी होती है जिसके कारण से चुंबकीय क्षेत्र भी घटता बढ़ता है। चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन होने के कारण से पहली कुंडली से रिलेटेड जो चुंबकीय क्षेत्र है उसमें भी बदलाव आता है और चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन के कारण से प्राथमिक परिपथ में धारा उत्पन्न होती है, धारा प्रेरित हो जाती है। इस घटना को हम विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं।
अब हम बात करेंगे इन प्रयोगों से प्राप्त निष्कर्ष। तो देखो निष्कर्ष क्या प्राप्त हुआ तीनों ही प्रैक्टिकल से, तीनों ही प्रयोगों से, कि जब किसी कुंडली से या परिपथ से संबद्ध चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या में बदलाव आता है तो उस परिपथ में धारा उत्पन्न हो जाती है, या हम कह सकते हैं प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। चलिए मैं आपके सामने रख देता हूं क्या निष्कर्ष हमें प्राप्त हुए कि किसी कुंडली आप ले सकते हैं या इसे आप कह सकते हैं परिपथ, दूसरा नाम आप इसकी जगह क्या यूज में ले सकते हैं, परिपथ यूज में ले सकते हैं। परिपथ से संबद्ध का मतलब है उससे जुड़ा हुआ, संबद्ध चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या में परिवर्तन होता है, रेखाओं की संख्या में परिवर्तन होता है, संख्या में चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या में परिवर्तन होता है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या में परिवर्तन होता है। तो उस परिपथ में, तो उस परिपथ में धारा प्रवाहित होती है, धारा प्रवाहित होती है। इसको आप अच्छे से समझे, इस लाइन का मतलब क्या है कि प्राथमिक परिपथ है हमारे पास में और उसमें से गुजरने वाली जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं उसकी संख्या में परिवर्तन होगा। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या में परिवर्तन होने का मतलब है चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन, चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन। और चुंबकीय क्षेत्र में जब परिवर्तन होता है इसका मतलब है चुंबकीय फ्लक्स में भी परिवर्तन होता है, इसमें परिवर्तन होता है चुंबकीय फ्लक्स। तो परिपथ में धारा प्रवाहित होने लगती है। इस धारा का प्रवाह होने का मतलब है कि यहां पर एक विभवांतर उत्पन्न हो जाता है, बिना किसी स्रोत के विभवांतर उत्पन्न होता है तो उस विभवांतर को हम कह देते हैं प्रेरित विद्युत वाहक बल, प्रेरित विद्युत वाहक बल उसे कह दिया जाता है। तो प्रेरित विद्युत वाहक बल है वो क्या है, एक विभवांतर ही है जो कि बिना किसी स्रोत के क्रिएट हो रहा है। तो इस प्रैक्टिकल से हमें यह निष्कर्ष निकला है कि किसी कुंडली या परिपथ से जुड़ी चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या में परिवर्तन होता है, या चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन होता है, या चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, तो उसी परिपथ के अंदर एक धारा प्रेरित हो जाती है, या हम कह सकते हैं उस परिपथ के अंदर विभवांतर क्रिएट हो जाता है, या हम कह सकते हैं उस परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। तो ये निष्कर्ष प्राप्त हुआ कि जब किसी कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उस कुंडली के अंदर ही एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, और इस घटना को ही हम विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। अपने चैप्टर का नाम ही यही है। यह घटना ही क्या है, यह घटना विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहलाती है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहलाती है। ये घटना ही क्या है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहलाती है। मतलब किसी परिपथ से रिलेटेड मैग्नेटिक फील्ड में परिवर्तन होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स में परिवर्तन होता है, तो उसी परिपथ के अंदर एक प्रेरित विद्युत वाहक बल के उत्पन्न हो जाने की घटना विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहलाती है। ओके, तो विद्यार्थियों ये आपको समझ आ जाना चाहिए, क्लियर हो जाना चाहिए। यहां तक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आज की इस वीडियो में इतना ही। मैं आपको बता दूं कि ये जो टॉपिक है इसमें मैंने थ्योरी कम पुट करवाई है, तो यदि आपको इस चैप्टर से संबंधित, इस टॉपिक से संबंधित या हमारी फिजिक्स से टोटल संपूर्ण हैंड रिटन नोट्स की आवश्यकता है, नए सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको चाहिए, तो हमारा ऐप है, आप गूगल प्ले स्टोर से जाकर डाउनलोड कीजिए BCS एकेडमी, और इसके ऊपर आपको कक्षा 9 से ही
कक्षा 9 से ही आपको मैटर मिलने वाला है। कक्षा 9, 10, 11, 12 यदि आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आईआईटी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, नर्सिंग से रिलेटेड तैयारी कर रहे हैं, या आप लैब असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं, आरपीएससी से संबंधित फर्स्ट ग्रेड सेकेंड ग्रेड की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ये हमारी जो एप्लीकेशन है वो आपके लिए काफ़ी यूजफुल होने वाली है। इस पे आपको हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे, हैंड रिटन नोट्स आप प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ में वीडियोस के कोर्स भी इसके ऊपर अवेलेबल है। वीडियोस के जो कोर्स हैं वो पूरी तरह से एनसीईआरटी पर आधारित हैं। जिस भी टॉपिक से रिलेटेड आप लेंगे उसी से रिलेटेड वीडियोस के कोर्स आपको अवेलेबल हो जाएंगे। हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में अवेलेबल हो जाएंगे। हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में अवेलेबल होने वाले हैं। ओके, तो आज की इस वीडियो में इतना ही। कल या नेक्स्ट जो अपना टॉपिक होगा वो फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण से संबंधित नियम हम देखेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।